नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संभव बुक सीरीज में। यहां हम यूपीएससी वाला की भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने 25 चैप्टर्स आप तक दे दिए हैं। आज है हमारा 26 चैप्टर, जहां हम महासागरीय तापमान और लवणता यानी टेम्परेचर और सैलिनिटी पे बात करने वाले हैं। तो पेन और पेपर तैयार रखिए, क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ओशनिक टेम्परेचर और सैलिनिटी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसी कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, चाहे वो ओशन स्ट्रीम से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें हमने जानकारी में ले रखी है। कुछ नए एंगल होंगे टेम्परेचर से, सैलिनिटी से, डेंसिटी से रिलेटेड, उनको हम जानेंगे। कुछ छोटी छोटी सी परिभाषा है, छोटा चैप्टर ही है ना। इसके अगला चैप्टर होगा वो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट आज का ये चैप्टर ज़्यादा नहीं, आपके पास में मैक्सिमम 30-40 मिनट का। इसको पर अच्छे से सुनना, मजे से, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ कीवर्ड्स जो है वो मैं बताना चाहूंगा आपके पास में। ओशन टेम्परेचर, क्या हमने बताया कि हमारे जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो महासागरों से घिरा हुआ है। और लगातार जो सूर्य का तापमान, टेम्परेचर, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो पहुंच रही है, वह सौर ऊर्जा के द्वारा लगातार ये क्या हो रहा है, महासागर भी गर्म हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पे धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर इन महासागरों के जल के द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की जाएगी, वह इसके सतही जल को गर्म करेगी? बिल्कुल सर। तो इनके सतही जल का तापमान लगभग क्या होता है दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस के करीब। इसका जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है हम लोग काउंट कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। एक और चीज, जो चीज यहाँ पे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, नॉलेज में रख सकते हैं, वो है महासागरों का तापमान में ध्रुवों की ओर जाने पर गिरावट नजर आती है। जैसे हमने कहा कि सर ये जो है आपके पास में कर्क और मकर रेखा के बीच का एरिया, तो यहां पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ज्यादा होगा। जैसे जैसे मैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाता हूं, वैसे वैसे तापमान गिरने वाला, सीधी सी बात है। अब जहां पे ऊष्मा ज्यादा है, वहां से पानी जो है ध्रुवों की तरफ यानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ, और पोल से वापस जो है वो इक्वेटर की तरफ पानी जो है वो घूमता रहता है। तो तापमान का भी धीरे धीरे क्या होता है, महासागरीय धाराओं के द्वारा, अपवहन के द्वारा, है ना, लगातार एक्सचेंज होता रहता है। तो थर्मल हीटिंग जो है आपके पास में पूरे ग्लोब की अच्छे से हो पाती है। यहां पे आप देखेंगे कि सी सरफेस टेम्परेचर जो है आपको सबसे ज्यादा, ये ग्रीन जोन कहां पे देखने को मिल रहा है, जहां टेम्परेचर ज्यादा है ना। तो आप देखेंगे कर्क और मकर रेखा के बीच वाला ही लगभग यह क्षेत्र देखने को मिल रहा है। प्रशांत हो, हिंद महासागर, अटलांटिक हो, चाहे पैसिफिक का दूसरा वाला भाग हो। जैसे ही मैं ध्रुवों की तरफ बढ़ा, मेरे को यहाँ पे डार्क ब्लैक में देखने को मिलेगा, ब्लू में देखने को मिलेगा, इंडिगो में देखने को मिलेगा। ये सारा क्या है दोस्तों, आपके पास में ठंडा पानी, ठीक है ना। यानी ग्रीन येलो वाला लगभग 33 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर है, और ब्लू ब्लैक वाला लगभग 0 डिग्री और उससे नीचे का टेम्परेचर है। अब ध्यान में ये रखने योग्य एक और बात है ना दोस्तों आपके पास में, कि हमारे महासागर जो है ना वो धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ा है, सीखा है, समझा है। पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में आप लोग भले बात ही पता है, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पता है। अब यहां पे कहा जा रहा है 1880 से लेकर के 2020 तक की, अभी हम बात करें रिसेंट जो दशक था वहां तक की, एनुअल डाइवर्जेंस है ग्लोबल ओशन सरफेस टेम्परेचर में, वह काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं आपके पास में कि कितने डिग्री सेल्सियस तापमान जो है सतह का वह बढ़ा है। तो यह कहा जा सकता है कि जो यहाँ पे 0 डिग्री के आसपास में डिविएंस देखने को मिलती थी 1880 से, वो धीरे धीरे तो 1910 के आसपास में कम हुई, पर औद्योगिकरण के चलते चलते वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। 1945 और 50 के बीच में वापस बढ़ी, फिर वापस कम हुई, और आज 2020 तक जाते जाते यह लगभग 0.67 डिग्री सेल्सियस जो है सरफेस टेम्परेचर जो है ओशंस का, वह ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है दोस्तों आपके पास में। अब क्या क्या कारक हो सकते हैं ओशियन टेम्परेचर या फिर महासागरीय तापमान को प्रभावित करने के? सबसे बड़ा फैक्टर तो क्या हो गया, सौर ऊर्जा, कि सूर्य के प्रकाश की मात्रा कितनी मिल रही है उस एरिया के समुद्र को। तो यहां अगर मैं कहूं कि कर्क, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच वाला अगर महासागर है, कोई भी जल निकाय, तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि सूर्य की रेखाएं जो है वह 90 डिग्री तक कहां से कहां तक होती है, कर्क और मकर के बीच में। उसके ऊपर क्या होती है, तिरछी पहुंचती है, मतलब यहाँ पे कौन जो है वह महासागरीय तापमान को नियंत्रित करता है। तो कितनी मात्रा में मिल रहा है, कितनी डिग्री पे सूर्य की रेखाएं आ रही है आपके पास में, सूर्य की इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, यह कहीं न कहीं आपके महासागरीय तापमान को प्रभावित करती है। भूमध्य रेखा के आसपास का तापमान सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कारण सबसे ज्यादा यहीं पे तो सूर्य के प्रकाश की मात्रा यहां पहुंचती है। फलस्वरूप यहां मौसम और जलवायु को भी यह प्रभावित करेगा। देखिए, सर्दियों में महासागर का तापमान टेम्परेचर में गिरता है, जैसे जैसे गर्मियां होने जाती है तापमान वापस बढ़ने लग जाता है।
तो मौसम परिवर्तन भी होता है, सीजन परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, और उसके साथ में भी ये टेम्परेचर जो है ओशन का एसोसिएटेड है। अब महासागर में ठंडी और गर्म दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं। इक्वेटर का पानी गर्म है, इक्वेटर का पानी क्या है, गर्म है, तो यहाँ गर्म जलधारा देखने को मिलेगी। ध्रुवों का पानी ठंडा है, तो यहाँ कैसी जलधारा देखने को मिलेगी, ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी। तो यहाँ का ठंडा पानी इक्वेटर के एरिया को ठंडा करेगा, इक्वेटर का गर्म पानी ध्रुवों के एरिया को वापस क्या करेगा, आपके पास में गर्म करने का कार्य करने। जी हाँ, सॉरी दोस्तों। सो यहाँ पे ठंडी जो ध्रुवीय धाराएं हैं वो कहीं न कहीं इक्वेटर के एरिया को गर्म करेगी, और इक्वेटर की जो गर्म धाराएं हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र को धीरे धीरे क्या करने का काम करेगी, गर्म करने का यहाँ पे काम करेगी। मतलब इससे क्या हो रहा है, उष्मा का वितरण हो रहा है। जहां उष्मा ज्यादा है वहां से कम उष्मा वाले क्षेत्र में उष्मा, हीट, गर्मी पहुंच रही है। अब अपवहन यानी अपवेलिंग। अपवेलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, कि महासागरों का गहराई में जो है सूर्य का तापमान, टेम्परेचर, सूर्य की प्रकाश की रेखाएं नहीं पहुंच पाती। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो उष्मा नहीं पहुंची, उष्मा नहीं पहुंचा तो तापमान कम होगा। यानी गहरा जल हमेशा कैसा होता है, ठंडा होता है, भारी होता है। अब वह भारी जल जो है सतह से उठने की प्रक्रिया के सर, समुद्र की गहराई के अंदर जो है ठंडा जल होता है, अगर वही ठंडा जल ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दे तो इसे अपवेलिंग कहा जाता है। कि सर कभी क्या होता है कि समुद्र की गहराई का ठंडा पानी जो है सरफेस पे, सतह पे पहुंच जाता है, इसे अपवेलिंग कहा जाता है। और जो ये अपवेलिंग होती है इसके कारण भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, क्योंकि सपोज पहले ऊपर क्या था, गर्म पानी, नीचे से जैसे ही ठंडा पानी यहाँ पे पहुंचेगा तो ऊपर का गर्म पानी जो है उसका तापमान गिरेगा कि नहीं गिरेगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अपवहन यानी अपवेलिंग यानी महासागरों की गहराई का ठंडा जल सतह पे उठने की कोशिश करे, ऊपर की तरफ अपवेल होने की कोशिश करे, तो यह भी तापमान को प्रभावित कर सकती है। यस और नो? सो ओवरऑल कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं हम लोग वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो हमारे महासागर है फैले हुए तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इंटरकनेक्टेड है आपस में ही, पर अब गहराई की बात करेंगे, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर तापमान कैसे वितरण होता है। देखिए यहां पे महासागर में भी तापमान गहराई के अनुसार बदलता रहता है। जैसे सबसे ऊपर वाली सरफेस लेयर है, परत है, यहां पे शुरुआत के 500 मीटर तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, उसकी उष्मा, उसकी हीट, उसकी गर्मी पहुंच पाती है। तो तापमान कितना रहेगा भैया, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक रहता है। पर मैं जैसे ही नीचे जाता हूं, 500 मीटर से और नीचे गया, 1000 मीटर के आसपास में गया, तापमान लगातार तेजी से गिरता जाता है। और जो तापमान, टेम्परेचर लगातार तेजी से गिरता जाता है ना, तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं थर्मोक्लाइन। ये क्लाइन शब्द किसके लिए यूज होता है, क्लाइन शब्द यूज होता है टू डिक्रीज, टू डिसिलरेट, कम होना, धीमे होना, मंद होने के लिए। तो टेम्परेचर जो सरफेस लेयर पे है, सूर्य का प्रकाश यहां पहुंच रहा है, हीट, प्रकाश, उष्मा के कारण गर्म है ये एरिया, तो यहां पे टेम्परेचर जो है आपके पास में लगभग हमने कहा कि 20-25 डिग्री है। पर जैसे ही मैं 500 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक पहुंचता हूं, अभी सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रेखाएं, तापमान, उष्मा, हीट मिलना बंद हो गया। तो लगातार टेम्परेचर मात्र 500 मीटर की गहराई पे, मतलब 500 से 1000 मीटर अगर मैं इस क्षेत्र में हूं, तो इस क्षेत्र को मैं क्या कहता हूं, यह क्षेत्र थर्मोक्लाइन क्षेत्र है। थर्मोक्लाइन का क्या मतलब हो गया, थर्मो मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, तापमान, क्लाइन मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे थर्मोक्लाइन में क्या होगा, टेम्परेचर प्रोफाइल जो है ओशियन का, वो गहराई के साथ, डेप्थ के साथ डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। तो कहां तक, 1000 मीटर की गहराई तक जाते जाते तापमान जो है वह काफी ज्यादा मात्रा में कम हो जाता है। सबसे नीचे है डीप ओशन, डार्क होता है समुद्र में, एकदम आपको कुछ भी रोशनी देखने को नहीं मिलेगी। पूरा यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी है, हीट है, वो दोनों नहीं पहुंच रही है। तो 100 मीटर, 1000 मीटर से अधिक गहराई पे जाओगे तो यहाँ पे डीप ओशंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तापमान 0 से माइनस के अंदर भी हो सकता है, 0 से माइनस भी हो सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस लगभग बहुत ठंडा पानी, और उससे भी नीचे अभी हमने पढ़ा ना कि समुद्र की गहराई में ठंडा जल होता है, ऊपर की तरफ भी उठ सकता है। अब समझ में आया मैं क्या समझा रहा था मित्रों आपको? तो अगर मेरे को वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देना है तो एक होगा सरफेस, एक होगा थर्मोक्लाइन जहां पे टेम्परेचर गिर रहा है डेप्थ के साथ, और तीसरा है डीप ओशन जहां पे टेम्परेचर 0 और उससे भी नीचे हो सकता है दोस्तों। तो डेप्थ समझ में आया? ये डायग्राम बनाओ तो मेरे को बताओ। तो सरफेस लेयर, और यहां पे लिखोगे टेम्परेचर कितना रहता है, यहां पे है 25, तो यहां पे होगा 20 डिग्री, इसके बीच का टेम्परेचर, और ये लगातार टेम्परेचर जो है गिरता जाता है, और यहां पे तो टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से लेकर के माइनस में फिर चला जाता है। तो सरफेस, थर्मोक्लाइन और डीप वाटर, यहां पे टेम्परेचर, यहां डेप्थ यानी गहराई लिखेंगे आप ओशन की। ये क्लियर है? देखो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 डन। आगे बढ़े, अब अगले हेडिंग पे पहुंचे हैं। ओशन के अंदर हमने देखा कि पानी पीने लायक नहीं है भैया, खारा है। अब वो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लगातार इवेपोरेशन हो रहा है,
सूर्य की गर्मी से पानी क्या हो रहा है आपके पास में, इवेपोरेट हो रहा है, और उसके वाष्पीकरण के फलस्वरूप पानी H2O तो ऊपर उठ गया पर सॉल्ट लवणता पीछे रह गई। अब उस एक्सेस सॉल्ट के कारण ही वो पानी हमको क्या लगता है, खारा लगता है। मतलब ओशन कैसा है, सेलाइन है, महासागर लवणता की हम बात करने वाले। तो लवणता का क्या मतलब है, सैलिनिटी से क्या मतलब है दोस्तों हमारे पास में, कि महासागर के अंदर जल में घुले हुए सॉल्ट यानी लवण की मात्रा लवणता कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं आपके पास में पार्ट पर 1000 की यहां पे बात की जाती है, या पार्ट पर 1000 को हम लोग यहां पे, ये तो परसेंटेज का सिंबल हो गया, परसेंट यानी प्रति 100 प्रतिशत, एक होता है पर 1000 पार्ट पर 1000, तो पार्ट पर 1000 को यहां पे डबल जीरो करके लिखते हैं दोस्तों। तो कहीं भी ऐसे स्लैश करके परसेंटेज के अलावा एक जीरो और लिखा हो तो ये पीपीटी होता है। पीपीटी का मतलब क्या होगा, पार्ट पर 1000, प्रति 1000 में कितने यहां पे लवण की मात्रा है, कितना सॉल्ट है प्रतिशत में या प्रति 1000 में, तो यह कहीं न कहीं लवणता का मापक है। जैसे हम कहते हैं कि महासागरों में आपके पास में 35 ग्राम सॉल्ट होता है पर 1000 ग्राम आपके पास में पानी के अंतर्गत। तो आप देख पा रहे हैं कि पर 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स पे 35 मॉलिक्यूल सॉल्ट का होने वाला है आपके। तो ये आपके पास में क्या है, सॉल्ट की मात्रा, लवण की मात्रा, सैलिनिटी लवणता का आदर्श प्रतीक होता है। सर ये लवणता आई क्यों, लवणता कब बढ़ जाती है और कब घट जाती है। देखिए वाटर साइकिल, हाइडल साइकिल, जल चक्र पढ़ाया है मैंने, कई बार रिवाइज भी करवाया है। अब यहां पे इवेपोरेशन होता है सी वाटर में, समुद्र के अंदर पानी है, लगातार सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही है, हीट और गर्मी के कारण वो क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है। समुद्र तो छोड़ो, हम यहाँ पे बैठे अपने घरों में भी कपड़ा, गीला कपड़ा सुखाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है। समुद्र में तो हजारों लाखों वर्षों से पानी है, क्या लगातार इवेपोरेशन, वाष्पीकरण हो रहा है। जी सर। अब सर वाष्पीकरण हो गया तो क्या हो गया, जल H2O की मात्रा कम हो गई और किसकी मात्रा बढ़ गई, जो सॉल्ट है उसकी मात्रा यहां पे एक्सेस पीछे, क्योंकि सॉल्ट तो ऊपर उठ नहीं रहा, सॉल्ट तो समुद्र में रह जाए, खाली H2O पानी ही तो ऊपर वाष्पीकृत हुआ है। यहां पे इवेपोरेशन के कारण ही समुद्र का पानी और खारा हो जाता है। कई बार आपके पास में सी वाटर है वह फ्रीज भी हो सकता है आपके पास में, ठीक है ना। अब ग्राउंड वाटर जो है आपके पास में, मेल्टिंग ऑफ आइस है, रिवर रन ऑफ है, प्रेसिपिटेशन है ना, प्रेसिपिटेशन ऑफ द रेन और स्नो। तो जब भी बारिश होती है, जब भी नदी का पानी इसमें मिलता है तो इससे क्या है, सैलिनिटी कम होती है। तो सैलिनिटी बढ़ने का क्या कारण है कि भैया इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। सैलिनिटी घटने का क्या कारण है कि भैया यहाँ पे नदी का पानी हो गया या बारिश का पानी आ गया, बर्फ का पानी आ गया आपके पास में, तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास में, लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि पानी की मात्रा एड ऑन हो गई और उसके कंपेयर में, उसके सापेक्षता में देखा जाए तो सॉल्ट, नमक, सैलिनिटी की मात्रा कम हो जाएगी। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे कौन कौन से कारक है जो कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओशनिक सैलिनिटी। सबसे पहली चीज है वाष्पीकरण और वर्षा। अगर ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा भैया आपके पास में, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2 ग्लासेस आपके सामने रखने की चेष्टा करता हूं। आई हैव 2 ग्लासेस ओवर हियर। एक ग्लास में मैंने पानी जो है यहाँ पे इस मात्रा तक भर रखा। दूसरी ग्लास अगर मैं कहूं, यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी से क्या होता है, लगातार वापस क्या होता है आपके पास में, यह गर्म होकर के पानी इससे उड़ता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। सर इसमें मैंने कुछ सॉल्ट भी ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया आपके पास में, सॉल्ट भी ऐड कर दिए। जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा ना, ये सॉल्ट, ये क्या है, सॉल्ट है भैया आपके पास में, ठीक है। पहले कितना था कि सर 1000 ml पानी के अंदर 35 ग्राम, हाँ 35 ग्राम जो है वह सॉल्ट हुआ करता था। सर पानी उड़ना शुरू हुआ, अभी भी सॉल्ट तो कितना है, सॉल्ट थोड़ी उड़ेगा पानी के साथ, इवेपोरेशन तो होगा नहीं, सॉल्ट तो अभी भी उतना ही है आपके पास में, नमक तो अभी भी कितना है आपके पास में, 35 ग्राम ही है। पर पानी जो है वो कितना रह गया आपके पास में, पानी कितना रह गया है आपके पास में, अब पानी रह गया आपके पास में मात्र 500 ml। 500 ml में नमक कितना है, 35 ग्राम है दोस्तों। तो अब आपको समझ में आया, अगर मेरे को 1000 कैलकुलेट करना है इसको तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 70/1000, 70/1000, समझ में आया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने इसको। तो ये इससे कंपेयर कर पाऊंगा कि यहां पे जब पानी 1000 ml था, सॉल्ट 35 ग्राम था, तो यहां पे देखो सैलिनिटी क्या थी आपके पास में, 35/1000। जब आपके पास में पानी यहां पे 50 रह गया है आपके पास में, है ना, 500 ml रह गया है, क्योंकि बाकी का पानी क्या हो गया, भाप बन के उड़ गया, इवेपोरेट हो गया सूर्य की रोशनी के कारण, और नमक तो उड़ नहीं सकता, सॉल्ट तो अभी पानी में टिका हुआ है, पानी उड़ा है ना, नमक तो यहीं रहा है, तो अब वो नमक यहां पे 35 ग्राम ही है, सॉल्ट, सलाइन, लवण 35 ग्राम है।
पानी कितना बचा है 500 ग्राम, 500 ml। कंपेयर करूंगा तो यहां से लगभग मेरे को 2 गुना देखने को मिलेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश ऊष्मा से वाष्पीकरण होता है तो यहां पे बचे हुए लवण की, सॉल्ट की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। फलतः यहां पे क्या होगा, सैलिनिटी बढ़ चुकी है। यानी अधिक वाष्पीकरण होगा तो उससे समुद्र में क्या होगी, अधिक लवणता होगी। तो जो मेरे ट्रॉपिकल क्षेत्र है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, क्या यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा है, तो इसके कारण क्या होगा आपके पास में, मुझे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर कहीं अधिक वर्षा हो जाए, कहीं ज्यादा बारिश हो, है ना, सपोज किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत मैं यहाँ पे बात करता हूं, इस क्षेत्र में यहाँ पे क्या है आपको, सपोज इक्वेटर वाले क्षेत्र में आपको ज्यादा यहाँ पे बारिश देखने को मिले, इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर में होती भी है आपके पास में, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, जहां जहां पे ये बारिश ज्यादा हो रही है, अब ये सोचिएगा पहले यहाँ पे 1000 जो है 35/500 था। अब अगर इसी जगह पे मैं ये कहने की कोशिश करूं तुमको कि भैया अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, बारिश के पानी से क्या है आपके पास में 1000 ml पानी मैंने और ऐड कर दिया, तो अब मैं प्रतिशत निकालूं तो 35/1500। तो कहां 35 ग्राम 1000 ml में था और कहां 35 ग्राम 1500 ml में, कम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि यहां पे बारिश के कारण, रेन के कारण एक्स्ट्रा पानी, H2O वाटर, जल मिल गया हमको। फलस्वरूप जब भी यहां पे ज्यादा बारिश होती है उस क्षेत्र में, समुद्र में, लवणता, सैलिनिटी कम देखने को मिलती है। एग्जाम्पल कहां पे होगा सर? अधिक बारिश भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है, इक्वेटोरियल एरिया में होती है, रेन फॉरेस्ट वाले एरिया के आसपास, और ध्रुवीय क्षेत्र। अब आप कहोगे सर ध्रुवीय क्षेत्र में कहां बारिश, पर क्या ध्रुवीय क्षेत्र में, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, इन दोनों क्षेत्र में बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, क्या वो लगातार पिघल रहे हैं? उनमें फ्रेश वाटर है, क्या है, मीठा पानी, और वो मीठा पानी धीरे धीरे मेल्ट होकर कहां पहुंच रहा है, समुद्र में, जो कि हमारे यहां पे 500 के साथ में ये 1000 ऐड हो रहा है। तो चाहे बारिश से ऐड हो जाए, चाहे आपके पास में स्नो मेल्ट होके हो जाए, कैसे भी हो, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स कहीं से भी आ रहा है, पर पानी तो फ्रेश है ना। सो वाष्पीकरण किससे प्रभावित हुआ? आपके पास में लवणता, वाष्पीकरण होगा जितना ज्यादा उतना ही लवणता ज्यादा बढ़ेगी। अगर यहां पे जितना बारिश होगी उतनी कम लवणता होगी। ये समझ में आ गया। सर नदी के जल प्रवाह से, नदी में भी क्या होता है, मीठा पानी, फ्रेश वाटर। जब नदियां महासागरों से मिलती हैं तो क्या यहाँ पे एड ऑन पानी ऐड होगा? यहाँ पे लवणता के साथ में एक्स्ट्रा पानी ऐड हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, लवणता घटेगी। जब बर्फ पिघलती है आपके पास में तो बर्फ जमने से लवणता बढ़ जाती है, क्योंकि जब बर्फ जमती है आपके पास में, H2O तो जम गया, सॉल्ट तो बाकी रह गया ना। अब जब सॉल्ट बाकी रह गया है आपके पास में तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बाकी के पानी में सॉल्ट की बढ़ चुकी है। H2O तो जम चुका है, बर्फ तो जम चुकी है, अब सॉल्ट पीछे रह गया तो बाकी के पानी को और ज्यादा खारा करेगा। तो जब भी बर्फ जमेगी आसपास के एरिया में सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अब अगर बर्फ पिघलने लग गई तो यहाँ पे क्या होगा, पानी H2O एक्स्ट्रा था वो समुद्र के अंदर मिल गया खारे पानी के साथ में, तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा और आपके पास में सैलिनिटी को कम कर देगा। बर्फ के पिघलने से पानी ऐड हो गया उसमें। महासागरीय जलधाराएं क्या करेगी कि गर्म जलधाराएं जो है अधिक वाष्पीकरण उत्पन्न करती हैं, और यहां पे गर्म जलधाराओं का तापमान ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा है, तो लवणता, सैलिनिटी ज्यादा होती है ना। अब मानवीय गतिविधियों से भी लवणता पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, इसका वेस्ट है, ये महासागरों में फेंकते हैं। देखिए वेस्ट में क्या होता है, आपके पास में सॉल्ट होता है कि नहीं होता है? हर एक चीज में खनिज होता है, मिनरल होता है, सॉल्ट होता है। अब भैया उससे लवणता भी तो प्रभावित हो सकती है। क्या खोपड़ी में बैठ रहा है? घटना नहीं है। सारी चीजें हमने समझी किस प्रकार वाष्पीकरण से लेकर, नदी से लेकर, बर्फ के पिघलने या जमने से लेकर, महासागरीय जलधारा और मानवीय गतिविधियां, ये सभी प्रभावित करती है समुद्र में कितनी सैलिनिटी होगी। ठीक है, तो ओशियन के पानी में यहां पे हमने कहा कि भैया अगर बारिश हो गई तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। अगर सैलिनिटी यहां पे डिक्रीज हो गई तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाएगी तो पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, उबर जाएगा, राइज हो जाएगा। अगर यहां पे सूर्य का तापमान ज्यादा है तो यहां पे क्या होगा, आपके पास में हाई इवेपोरेशन होगा। हाई इवेपोरेशन से सैलिनिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सैलिनिटी और डेंसिटी देखो प्रोपोर्शनल है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। डेंसिटी माने घनत्व। और इससे पानी जो है वो क्या कर जाएगा, भारी होता है पानी तो वो सिंक करेगा, वो राइज नहीं करेगा। ठीक है ना। अब जब भी आपके पास में लेस हीट फ्रॉम द सन नियर द पोल्स, इसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम होगा, तो डेंसिटी यहां पे बढ़ जाएगी, तो यहां पे पानी सिंक डाउन करेगा। मोर हीट फ्रॉम सर इन द ट्रॉपिक्स, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सैलिनिटी यहां पे क्या है,
सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है ना, डेंसिटी यहाँ पे घट रही है, ठीक है ना, और वाटर यहाँ पे राइज हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लिया। वर्टिकल तो हमें पता ही था, सरफेस, थर्मोक्लाइन और डीप। अब हॉरिजॉन्टल भी समझ लिया कि भैया कहीं सैलिनिटी ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, और कहीं पे कम है, कम है। देखो 38 के आसपास में भी और 31 के आसपास में भी, पार्ट पर 1000, पार्ट पर 1000 अक्षांश दे रखे हैं, इक्वेटर से लेकर के 60 डिग्री के बीच के, है ना। फिर ये प्राइम मेरिडियन दे रखी है 0 डिग्री, प्रधान मध्याह्न रेखा इससे भी आगे पीछे दे रखा है, तो ये समझने के लिए। अब महासागरीय लवणता का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं दोस्तों। आपके पास में अक्षांश को ही तो तोड़ के देखना है। जैसे कि मैं यहां पे बात कर लेता हूं, यहां पे इस तरह समझो, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इसके बीच का क्षेत्र जो है ट्रॉपिकल जोन है। ये ट्रॉपिकल जोन में ज्यादा बारिश होती है ना, सॉरी, ये ट्रॉपिकल जोन में सूर्य की गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्या हो गया आपके पास में, कम वर्षा के कारण लवणता यहां पे अधिक होती है। तो यहां की लवणता कितनी बताई हमने, 37, है ना, पार्ट पर 1000 के आसपास में। अब मिड लैटिट्यूड यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री की ऊपर, तो 30 से 60 ऊपर, 30 से 60 नीचे, ये वाला क्षेत्र, है ना, ये वाला क्षेत्र जो है इसको मिड लैटिट्यूड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, 30 से 60 वाला क्षेत्र, उत्तर और दक्षिणी अक्षांश दोनों में। यहां पे जो है संतुलित तापमान है, ना ही ज्यादा कम है ना ही ज्यादा अधिक है आपके पास में। समुद्र की धाराओं के कारण लवणता भी यहाँ पे मीडियम होती है। तो 37 तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे लवणता क्या है आपके पास में, 35, क्या होगी, पार्ट पर 1000, 35 पार्ट पर 1000 के करीब देखने को मिलेगी। ध्रुवीय क्षेत्र में चला गया, क्या यहाँ पे सूर्य की रोशनी प्रॉपर है, नहीं, तापमान प्रॉपर है, नहीं, क्या है इसके कारण, वाष्पीकरण होगा, बोले नहीं, कम होगा। तो इसके कारण, कम वाष्पीकरण के कारण क्या होगा, अधिक हिमनद के कारण लवणता कम होती है। तो यहां पे है 32 पार्ट पर 1000, 32 पार्ट पर 1000। इसको याद रखा जा सकता है क्या, कैन वी ऑल रिमेंबर? बच्चा पार्टी एक कमेंट करके बता दो यार। एक तो ये रिकॉर्डेड लेसन लेते हैं मेरे को भी पसंद नहीं आता, पर करूँ क्या, अपनी पूरी सीरीज लाइव नहीं है ना, ये जैसे करंट अफेयर है वो लाइव होता है, मजा आता है पढ़ने पढ़ाने में, उसमें हाथों हाथ फीडबैक पता चलता है बच्चे का। अब रिकॉर्डेड दे रहे हैं, कई बार वीडियो देखने का ही टाइम नहीं मिलता है वापस हमको खुद को कि कमेंट जाके देखें। बट आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हम कंटेंट बहुत अच्छे से दे रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। प्लीज़ 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 मेहनत करके पढ़ लियो बच्चों, दैट्स ऑल आई वांट टू आस्क टू ऑल ऑफ यू। महासागरीय परतें और उनका प्रभाव, ओशनिक लेयर्स और उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अब हमने कहा कि सर जैसे यहाँ पे शुरुआत में हमने कहा कि सर सरफेस है, फिर थर्मोक्लाइन है और फिर डीप ओशियन है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके पास में जैसे टेम्परेचर जो है गहराई के साथ में चेंज होता है, वैसे ही समुद्र की अलग अलग लेयर्स के अंतर्गत और क्या चेंज होता है आपके पास में, यहाँ पे लवणता में भी चेंज आता है, ठीक है ना। हेलोक्लाइन, यहाँ पे जो हेलो शब्द यूज किया जाता है ना, वो किसके लिए यूज किया जाता है, सैलिनिटी, सॉल्ट के लिए यूज किया जाता है कि सर सतही जल के नीचे स्थित परत जहां लवणता तेजी से घटती जाती है, महासागर की गहराई के साथ साथ में लवणता, सॉल्ट भी घटता जाता है, तो उसको हम लोग हेलोक्लाइन कहते हैं, है ना। एक होता है डीप ओशन, गहरे समुद्र में लवणता अधिक स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, सतह की तुलना में कम तापमान है और घनत्व, डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहां पे अगर हम देखने की कोशिश करें, सबसे ऊपर वाली जो सरफेस लेयर थी, वहां पे अगर हम देखें आपके पास में, तो नॉर्मल सॉल्ट कंटेंट है, नॉर्मल सॉल्ट कंटेंट मतलब 30, 33, 35, 30 to 35 पार्ट पर 1000 पीपीटी, ठीक है ना। ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि लगातार सर्कुलेशन के कारण क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पे जीने वाले जो जीव है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल सैनिटी सी वाटर की सरफेस पे देखने को मिलती है। पर जैसे जैसे मैं गहराई में जाता हूं मेरे को हेलोक्लाइन देखने को मिलता है। अब ये जोन कौन सा है सर, यहां पे हमने कहा सर 30 से 35 पार्ट पर 1000 तो नॉर्मल है, पर जैसे ही गहराई में गया ये बहुत कम हो गया। सर कितना कम हो सकता है, 10, 15, 20 पार्ट पर ट्रिलियन, पार्ट पर 1000 के आसपास हो सकता है। अब ये जो डिक्लाइन हुआ ना, है ना, क्लाइन मतलब डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कम होना, हेलो मतलब सॉल्ट, सॉल्ट मतलब लवणता, मतलब लवणता का या समुद्र की गहराई के साथ में कम, यहां पे जो है कम होती हुई नजर आ रही, इसी को हम लोग हेलोक्लाइन कहेंगे। तो वह क्षेत्र, समुद्र की वह परत जहां पे लवणता, सैलिनिटी गहराई के साथ घटती जाए, उसे क्या कहा, हेलोक्लाइन का, ठीक है ना। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगी, अब वो उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पानी क्या है, ठंडा है, दूसरा क्या है, भारी घनत्व ज्यादा है आपके पास में, फलस्वरूप यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों को दो शब्द सीखने, थर्मोक्लाइन,
थर्मोक्लाइन हमने कैसे पढ़ी आपके पास में कि गहराई में गया तो यहाँ पे 500 से, ये देखो 500 से लेकर के 1000 के बीच में लगातार टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा है, तो ये क्या था आपका थर्मोक्लाइन। अब एक और चीज होती है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन में भी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि शुरुआत में यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सैलिनिटी ज्यादा है, पर जैसे जैसे मैं यहाँ पे गहराई में जा रहा हूं एक मेरे को थर्मोक्लाइन के साथ में हेलोक्लाइन भी देखने को मिलती है। और ये हेलोक्लाइन जो है यहाँ पे सॉल्ट जो है लगातार कम हो रहा है, लवणता की मात्रा कम हो रही है। डीप ओशन में तो टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों ही स्टेबल रह जाते हैं फिर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, लवणता का क्या प्रभाव है महासागरीय परिसंचरण में। महासागर का पानी हम सभी को पता है कि लगातार मूव हो रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे का ठंडा पानी वापस जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है, अपवेल हो रहा है। सतह पे, सरफेस पे भी कुछ करंट चल रहे हैं, कोल्ड करंट, वार्म करंट। अब महासागरीय धाराओं को भी ये लवणता, सैलिनिटी लगातार प्रभावित करती है। कैसे करती है सर? सर हाईली सैलाइन जो खारा पानी होता है ना, ज्यादा लवणता का पानी होता है ना, वो पानी होता है भारी, ठीक है ना। अब जब भारी होता है पानी मतलब सैलिनिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, डेंसिटी, घनत्व बढ़ेगा। घनत्व बढ़ेगा तो उससे क्या बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वेट बढ़ेगा। और जिस भी वस्तु का भार ज्यादा है उसका क्या होगा, गहराई में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? गहराई में चला जाएगा। अब सोचिए इसका उल्टा, कोई पानी की लवणता कम है तो डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी, घनत्व कम है यानी हल्का होगा, वेट कम होगा। अब जो वेट कम है, हल्का है, तो वो क्या होगा, सतह पे आ जाएगा। समझ में आया? समुद्र की गहराई में इसीलिए क्या होता है, सैलिनिटी और डेंसिटी हाई होता है, पानी भारी होता है, ठीक है। तो अब अगर लवणता यहाँ पे कम होगी तो पानी हल्का होगा, पानी हल्का होगा तो वो सतह पे बना रहेगा। अब थर्मोहलाइन सर्कुलेशन पढ़ना है आपको। थर्मोलाइन, देखो थर्मल मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर। हेलाइन का क्या मतलब हो गया आपके पास में, सॉल्ट, लवणता की बात करते हैं। थर्मोहलाइन सर्कुलेशन मतलब टेम्परेचर और सॉल्ट का क्या लेना देना है, कैसे यह पानी की हलचल, मूवमेंट, गति को प्रभावित करते हैं, धाराओं को प्रभावित करते हैं। इसको आधार बना करके हम महासागरीय जल धाराओं की यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं कि सर ये पानी का सरफेस पे है तो ये क्या है, लेस डेंसिटी है, लेस सैलाइन है। गहराई में गया तो डेंसिटी बढ़ गई, सैलिनिटी यहाँ पे और ज्यादा देखने को मिलेगी। और पूरे विश्व में यही कहीं न कहीं जो महासागरीय जलधाराएं आपको देखने को मिलती हैं, वार्म करंट हो चाहे कोल्ड करंट हो, ये लगातार क्या है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहा जाता है। तो अगर आपके परीक्षा में, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह आ जाए बच्चों, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या है, तो वो और कुछ नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपको कि सर सतह पे चलने वाले इस कम लवणता वाले, इस गर्म पानी या इस जो है कम डेंस हल्के पानी के कारण चलने वाली वार्म ओशन करंट्स को एक्सप्लेन कर दो। गहराई में क्या चलेगा आपके पास में कि सर टेम्परेचर जो है आपके पास में ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, सैलिनिटी ज्यादा होगी, और इसके कारण डेप्थ में क्या चलेगा, कोल्ड और सॉल्टी डीप करंट चलेंगे आपके पास में। क्या होगा आपके पास में, डीप में मतलब गहराई में होगा, कैसा होगा, कोल्ड पानी, भारी पानी, सॉल्ट, उस सॉल्ट यानी लवणता उसमें ज्यादा होगी। तो पूरे महासागर में इस तरह के परिसंचरण चलते हैं। ऊपर एक पानी की धारा चलती है और नीचे भी एक धारा चलती है। ऊपर वाला क्या, सरफेस करंट, और ये क्या है, डीप करंट। समझ में आया? जनरली ऊपर वाला क्या होता है, गर्म पानी, क्योंकि सूरज के टच में है प्रकाश की रोशनी की उष्मा के, और गहराई में क्या है, उष्मा नहीं पहुंच पा रही, तो ये क्या हो गया, ठंडाई, ठंडक के कारण टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? तो ये कुछ इस प्रकार, देखो ये एनिमेशन देखो, जस्ट लर्न फ्रॉम दिस एनिमेशन। कैन यू जस्ट सी दिस एनिमेशन, हाउ ब्यूटीफुली इट एक्सप्लेन्स। पानी जा रहा है, गहराई में जाकर के वापस आ रहा है, ये क्या है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। टेम्परेचर और सैलिनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है सरफेस और डीप सी महासागरीय जलधाराओं के परिसंचरण के अंतर्गत। हमने टेम्परेचर और लवणता दोनों को ही बखूबी समझा है, जानने की कोशिश की है, चेष्टा की है कि भैया कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारा एक बार। अब की डेफिनेशन आप क्या याद रखोगे, थर्मोक्लाइन वह परत जहां तापमान घटता है तेजी से, हेलोक्लाइन वह परत जहां लवणता तेजी से बदलती है। थर्मोहेलाइन मतलब तापमान और लवणता के अंतर से उत्पन्न महासागरीय जलधाराएं। लवणता महासागर के अंदर घुले हुए लवणों की मात्रा, पीपीटी मतलब पार्ट पर थाउजेंड, जिसको कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज के अलावा एक और जीरो एक्स्ट्रा लगाते हैं। यहाँ पे वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपने समझ लिया, सरफेस सतह का लेयर है, उसके बाद में थर्मोक्लाइन है, और सबसे नीचे है डीप ओशियंस। ठीक है,
उससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूँगा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। आप हमारे संकल्प, प्रहार और टाइटन जैसे फाउंडेशन बैचेस में 2025 और 26 के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं। आपके अभ्यर्थी जीवन में सबसे सर्वोच्च जो कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ एफर्ट्स हो सकते हैं, वो राइट डायरेक्शन में आपके रिसोर्सेज और टाइम को यूटिलाइज करना। ये फाउंडेशन बैचेस इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में तटस्थ है, कमिटेड है आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए, ताकि आप कम समय में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएं और लक्ष्य उन्मुख होते हुए आप अपने मंतव्य गंतव्य की प्राप्ति कर पाएं। यहाँ दोस्तों एक नॉमिनल प्राइस पे आप इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। सीटीआर बेस्ड मॉडल है, यानी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेगी आपको। सी सेट के अलावा आपको डेली टेस्ट है, रिवीजन, सारे मॉड्यूल मिलने वाले हैं दोस्तों। एंड ऑफ डे मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे पढ़ाई तो आपको करनी होगी कि तू तब करे तो ऐसा कर, परवान चढ़े तपस्या, तेरी उपलब्धियों को देख, मनुष्य तो क्या देव भी करे ईर्ष्या। तो बेटा मेहनत ऐसी करना कि इस जीवन में उस श्रेष्ठता रूपी देवत्व को, इस समाज, इस परिवार और इस देश के काम आ पाओ। 101% इस लेखनी के अंतर्गत वो सारी शक्ति हैं, पर इसे सिद्ध करने के लिए हमेशा मेंटोरशिप की, मार्गदर्शन की, गुरुवर की और माता पिता के आशीर्वाद की आवश्यकता। आई होप यू गेट इट वेरी क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, इस क्लास का कंटेंट, अपडेट्स, डेली करंट अफेयर्स की कंटेंट है, माइंड मैप से फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में सबसे बेस्ट कंटेंट हम दे रहे हैं। कहाँ मिलेगा? एक टेलीग्राम हैंडल है अपना, जगदीश जहांगीर सर PW, यहाँ मिलेगा। ये QR कोड है, इसको स्कैन करके भी आप क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन की हमने बात करनी है कि सर इसका परिभाषा और महत्व क्या है। थर्मो का मतलब होता है तापमान, हैलाइन मतलब होता है लवणता। तो थर्मोहेलिन परिसंचरण क्या है कि महासागर में तापमान और लवणता से प्रभाव होकर के जो महासागरीय जल धाराओं का संचरण हो रहा है, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह लगता है। जैसे आपके पास में एयरपोर्ट पे अपन देखते हैं कन्वेयर बेल्ट की तरह, है ना, एक्सेलरेटर देखा, आप जाके खड़े हो गए, वो कन्वेयर बेल्ट खुद आपके सामान को या आपको जो है आगे पीछे मूव कर सकता है। तो ये भी महासागर में ऐसा ही कुछ कन्वेयर बेल्ट होता है, क्योंकि ये पूरे महासागर में पानी के प्रवाह का नियंत्रण करता है। गहरे महासागरों के जल के अंदर भी जो है कहीं न कहीं यहाँ पे मात्रा का मिश्रण होता है। तापमान संतुलन, जलवायु परिवर्तन, इन सभी में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि सर जो ठंडा पानी होता है ना आपके पास में, उसमें सैलिनिटी, सॉल्ट, लवण की मात्रा ज्यादा होती है। भारी होता है तो ठंडा पानी क्या होता है, सॉल्टी एंड कोल्ड वाटर, डूब जाता है। जैसे कि उत्तरी अटलांटिक की अगर हम बात करें, जैसे पृथ्वी है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात करें, मतलब जो आपके पास में आर्कटिक से लेकर के सदर्न ओशन तक चलता है, अटलांटिक अंध महासागर की बात करें, उत्तर में ध्रुव के आसपास में वहां का पानी ठंडा होता है कि नहीं होता है? तो पानी घना है, डेंस ज्यादा है, तो वो नीचे डूब जाता है। गहरे जल में डूबा हुआ पानी महासागर की गहराइयों में धीरे धीरे चलता रहता है ना, सब सरफेस नीचे बहता रहता है। और गर्म जल जो, जैसे कि हिंद और प्रशांत महासागर में गर्म जल जो है वह ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि लगातार पानी गर्म होता है ना, वो एक्सपैंड होता है। यस और नो? पानी फैलता है, फूलता है कि नहीं फूलता है? अब आप कहेंगे कैसे गुरुजी, ये बता दीजिए हमको। तो आओ बता देते हैं तुमको। जैसे कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी, अब इस पृथ्वी के ऊपर आपने कहा कि सर ये है मेरा ओशन, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, चारों तरफ पानी है आपके पास में। जब इसे सूर्य से लगातार, सन से क्या मिल रही है, रोशनी मिल रही है, और इस हीट, इस उष्मा के प्रभाव के कारण क्या होगा कि सर आप यहाँ पे घर पे चाय बनाते हो, पानी गर्म करते, बॉईल किया कभी, गर्म पानी किया है, तो क्या होता है, उस बर्तन पे आंच लगते ही जो नीचे से हीट मिल रही है, उष्मा मिल रही है, पानी उबल उबल के बाहर आता है। यानी टेम्परेचर जब भी पानी का बढ़ता है तो पानी का प्रसारण होता है, एक्सपेंशन होता है। हजारों लाखों वर्षों से सूर्य की रोशनी लगातार इस पानी को गर्म कर रही है, तो क्या ये पानी गर्म होगा कि नहीं होगा? जब ये पानी गर्म होगा, 25, 26, 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तो क्या ये अपने लेवल तक रहेगा? बोले नहीं सर, चाय बनाते वक्त भी पानी उबल उबल के आता है, इतना सा पानी उबल के आता है 1 मिनट के अंदर। तो सर हजारों लाखों वर्षों से इतना सारा पानी, सूर्य की इतनी सारी रोशनी उष्मा को इकट्ठा कर रहे, क्या प्रसारित होगा? बोले हाँ। तो कितना प्रसारित होगा कि सर ये अपनी जगह से ऊपर की ओर उठ सकता है, अपनी जगह से ये क्या कर सकता है, यहाँ पे प्रसारित हो सकता है। यहाँ पे इक्वेटर के एरिया में यहाँ पे एक बल्ज देखने को मिलेगा, इसका एक प्रसारण, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। जब इक्वेटर के आसपास में ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इस तरह महासागरीय जल का उष्मीय प्रसारण, थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, तो आप ये सोच के चलिए, है ना, कि कहीं पानी ऊपर उठा हुआ है और यहाँ पे जो है आपके पास में फिर क्या है, ये इस तरह का, क्या ये अपने ढलान में जाएगा पानी कि नहीं जाएगा?
जैसे कि ये है पोल्स, ये है पोल्स, पानी अगर यहाँ ऊपर उठा हुआ है, अब ये पानी किधर जाएगा सर? पानी जो है वो इस ढलान की तरफ जाएगा, पानी जो है इस ढलान की तरफ जाएगा। यहाँ भी पानी ऊपर उठाओ, किस ढलान की तरफ जाएगा? इधर जाएगा। पानी इधर भी इस ढलान की तरफ जाएगा। यस, तो पता चला सबसे पहले तो क्या आया आपके पास में कि सर टेम्परेचर के कारण, तापमान वृद्धि के कारण यहां पे थर्मल एक्सपेंशन हुआ, यानी ऊष्मीय प्रसारण हुआ, और इस थर्मल एक्सपेंशन के कारण फिर क्या हुआ? एक ऊंचाई मिल गई, यहां का पानी सतह से ऊपर उठ गया, और सतह से ऊपर उठने के कारण आसपास के एरिया से काफी ऊंचा उठा हुआ ये पानी, तो ये पानी अब ढलान में, ग्रेडियंट में फ्लो होगा कि नहीं होगा? यहां से इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ, यहां इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ, तो यहां से जो पहली किक है, इंजन हमारा शुरू हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? सूर्य की रोशनी, पानी का थर्मल एक्सपेंशन, उसमें प्रसारण से वह अपने जो जल स्तर है उससे काफी ज्यादा आगे प्रसारित हो चुका है, एक ऊंचाई प्राप्त कर चुका है इक्वेटर के आसपास में। इक्वेटर की ऊंचाई और ध्रुवों के पानी की, समुद्र की ऊंचाई बराबर नहीं है, यहाँ कम ऊंचाई तक पानी, यहाँ प्रसारित होकर के ऊपर तक उठ चुका है पानी। तो अब ये गर्म पानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर चलेगा, ये गर्म पानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर चलेगा। कहां चल रहा है? समुद्र की सतह पे चल रहा है, सरफेस पे चल रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो दो चीजें, थर्मल एक्सपेंशन और उसके बाद में है ग्रेडियंट। फिर क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हिंदी में क्या लिखते हैं? ढलान। ढलान मतलब ऊंचाई से पानी तो नीचे की तरफ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण है सर, सिंपल सा बेसिक लॉ है। कोई भी चीज है, पहाड़ से नीचे आएगा, घर की छत से नीचे की तरफ, सरफेस की तरफ आएगा, सिंपल। समझ में आया? तो यहां पे सतही जो है वह पानी आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो गर्म पानी अटलांटिक में लौटता है, इससे पूरा चक्र कंप्लीट होता है। इसको देखो, इक्वेटर का पानी गर्म हुआ, इक्वेटर का पानी गर्म हुआ, और वो गर्म होके कहां पहुंच रहा है? ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुव का पानी ठंडा है, भारी है, कहां है? समुद्र में, सरफेस में, गहराई के अंतर्गत है। और जो वो गहराई में है, गहराई में ठंडा पानी बह रहा है ना, सतह पे गर्म पानी बह रहा है, इक्वेटर से गर्म पानी प्रसारित होकर के ध्रुवों की ओर चल रहा है, ध्रुवों का ठंडा पानी जो है समुद्र में नीचे बहते हुए वापस जो है इक्वेटर के पानी की तरफ पहुंच रहा है। समझ में आया? इसी को हमने क्या कहा? टेम्परेचर यानी थर्मोहलाइन यानी सैलिनिटी, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। समझ में आया? सारी चीजें क्लियर होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। ये कुछ इस तरह एक कन्वेयर बेल्ट की तरह लगता है। इक्वेटर का गर्म पानी ध्रुवों की तरफ जाता है, ध्रुवों का ठंडा पानी वापस जो है इक्वेटर की तरफ आता है, और पूरे विश्व में लगातार क्या होता है? कुछ इस प्रकार यहाँ पे डीप ओशन में चलने वाला ठंडा पानी और सतह पे, सरफेस पे चलने वाले गर्म पानी, वार्म वाटर का लगातार पूरे विश्व में परिसंचरण, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन होता रहता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? कोई भी एरिया में टेम्परेचर, तापमान के कारण ही जो है वायु पवनों का प्रवाह होता है। कि सर जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत, हमने कहा कहीं भी टेम्परेचर बढ़ा तो वहां क्या हुआ? लो प्रेशर। हमने कहा कहीं भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में घटा तो वहां क्या है? हाई प्रेशर। और हमें पता है कि पवनें हमेशा कहां से कहां बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब विंड सिस्टम, पवन प्रणाली को कौन प्रभावित कर सकता है? ये थर्मोहलाइन सर्कुलेशन कर सकता है। तो ये थर्मोहलाइन सर्कुलेशन बताया ना, पूरे विश्व के महासागरों में सतह से लेकर गहराई तक पानी थर्मोहलाइन, टेम्परेचर और सॉल्ट के, है ना, सांद्रता में, मात्रा में परिवर्तन के कारण लगातार चलेमान है, लगातार संचरण हो रहा है। उसके कारण आसपास के क्षेत्र में प्रेशर डिफरेंस भी हो सकता है, दाब अंतर भी हो सकता है, और इस दाब अंतर के कारण कहीं उच्च और कहीं निम्न दाब बन सकता है। ठंडा पानी है, ठंडी जल धारा है, तापमान क्या करेगा? गिराएगा। जब तापमान गिराएगा तो आसपास में क्या बनेगा? उच्च दाब क्षेत्र, है ना। कहीं पे भी गर्म जल धारा है, वहां पे तापमान क्या होगा? ज्यादा है, उष्मा ज्यादा है, हीट ज्यादा, गर्मी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? आसपास में निम्न दाब क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा। और पवने कहां से कहां फ्लो होगी? आसपास में वायुमंडलीय परिसंचरण जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। मतलब किसी एरिया के आसपास में अगर ठंडी पवने हैं तो वहां हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा, किसी एरिया के आसपास में अगर गर्म जो है जल धारा है तो वहां पे वो लो प्रेशर क्रिएट कर देगा। समझ में आया? तो ग्लोबल हीट ट्रांसपोर्ट के अलावा जलवायु को संतुलित करने में, और तो और यूरोप को गर्म रखने में, अंटार्कटिका को ठंडा बनाए रखने में भी अपना एक योगदान देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओशन डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे हमने कहा कि गहराई में जाते जाते नमक, सॉल्ट की मात्रा कम हो रही है, थर्मोक्लाइन।
गहराई में जाते जाते हमने फिर एक और चीज समझी कि सर यहाँ पे जैसे जैसे गहराई में जा रहा हूं आपके पास में टेम्परेचर भी कम हो रहा है, सैलिनिटी भी कम हो रही है, थर्मोक्लाइन है, हेलोक्लाइन भी देखा हमने। अब तीसरी चीज आती है आपके पास में डेंसिटी। गहराई के साथ साथ में जैसे जा रहा हूं सतह पे जो जल का घनत्व है वो धीरे धीरे देखो यहाँ पे 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व क्या होता है, एक निश्चित आयतन में कितने ग्राम आपके पास में जो है भार है उस चीज का। तो यहाँ पे 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है पानी का भार है, घनत्व है, डेंसिटी है। जैसे जैसे मैं गहराई में जाता हूं देखो अचानक से कम हुआ, फिर नीचे कम हुआ। तो जो शुरुआत के अंदर जो कहीं न कहीं यहाँ पे डेंसिटी में चेंज होने लग जाता है कि एक वह क्षेत्र जहां पे घनत्व अचानक से 1.02 से अचानक जो है 1.03 तक पहुंच जा रहा है आपके पास में, इस अचानक से कहीं की डेंसिटी फॉल को, घनत्व अंतर करने वाले क्षेत्र को हम लोग कह रहे हैं पिक्नोक्लाइन। क्या कह रहे हैं, पिक्नोक्लाइन। तो महासागरों में घनत्व जो है वो टेम्परेचर और सैलिनिटी के अनुसार बदलता रहता है। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन हम पढ़ चुके हैं और इसी के कारण पानी में भी विभिन्न परतें होती है। इनमें स्तरीकरण जो होता है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ऊपर सबसे ज्यादा घनत्व, नीचे कम घनत्व और आगे जाएंगे तो कम घनत्व मिलेगा। ये स्तरीकरण महासागरों के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा, जल के परिवहन को प्रभावित करेगा। मैंने गलत बोल दिया, महासागर में गहराई में ज्यादा घनत्व है, ऊपर आते आते घनत्व डेंसिटी कम होगी। जैसे कि यहाँ पे गहराई में है 1.03 के आसपास में, थोड़ा और ऊपर आया तो 1.025 है, थोड़ा और टॉप पे आ गया तो यहाँ पे 1.02 है। ठीक है ना, 1.02 ज्यादा बड़ी संख्या है 1.03 से, तो थोड़ा सा अंतर, आपको 0.1 का ही तो अंतर है, पर ये अंतर भी बहुत ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, सरफेस के अंदर देखो डेंसिटी जो है लगभग आपके पास में स्टेबल है, पर धीरे धीरे वह क्षेत्र जहां पे डेंसिटी अचानक से गिरना शुरू हो जाती है ज्यादा, तो इसको क्या कहा, पिक्नोक्लाइन, PYCNOCLINE। क्लाइन मतलब डिक्लाइन, नीचे की तरफ, गहराई की तरफ आते आते यहाँ डेंसिटी में, घनत्व में कमी देखने को मिला। और फिर डेप्थ के साथ में ये भी जो है संतुलित, स्टेबल होने लग जाती है। तो परतें गहराई के अनुसार क्या होगी, सबसे ऊपर वाली परत क्या होगी आपके पास में, हल्की होगी, सूर्य की रोशनी में है तो गर्म होगी। अच्छा, यहां पे उसके अंदर लवणता जो है, सैलिनिटी है, वो भी कम होगी। समुद्र सतह से लगभग क्या है 200 मीटर तक यहाँ पे जो है शुरुआत में सरफेस वाटर होता है। अब पिक्नोक्लाइन क्या हो गया कि यह परत 200 से लेकर के 1000 मीटर तक की गहराई में होती है। घनत्व अचानक से गिरना लगता है, डेंसिटी अचानक से गिरने लगती है 200 मीटर से 1000 मीटर के आसपास में। पिक्नोक्लाइन क्षेत्र क्या है, पर घनत्व जो है तेजी से यहां पे बढ़ने लगता है, घनत्व जो है वो बढ़ने लगता है। गहराई जो है आपके पास में, घनत्व में तेजी से वृद्धि हो रही है आपके पास में। और यहां पे डेप्थ याद रखना, गहरा यानी डीप ओशन में क्या होगा, घनत्व वापस स्टेबल हो चुका है। महासागरों में बड़ी बड़ी यहाँ पे जल की सबसे, महासागर की सबसे बड़ी जल परत क्या है आपके पास में, जल की परत कौन सी है, यह है डीप ओशन। और डीप ओशन में वापस घनत्व स्थिर हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा। जो जितना बढ़ना था वो पिक्नोक्लाइन में बढ़ चुका है। तो सबसे पहले है सरफेस लेयर, जहां पे तेजी से बढ़ रहा है वो है पिक्नोक्लाइन, इस बार पिक्नोक्लाइन में बढ़ रहा है, याद रखना। ठीक है ना, और यहाँ पे ये डीप ओशन है जहां पे आपका क्या होगा, कोल्ड, हैवी, डेंसर वाटर, मोर सैलाइन वाटर नीचे की तरफ देखने को मिलेगा आपको। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन की बात करते हैं, AMOC की। देखिए, जो संपूर्ण महासागरीय प्रवाह प्रणाली है, ओशनिक सर्कुलेशन है, उसमें भी गर्म पानी उत्तरी अटलांटिक में जाता है और ठंडा पानी जो है नीचे डूबकर दक्षिण की ओर प्रभावित होने लगता है। एक महासागरीय कन्वेयर बेल्ट की तरह ही तो कार्य कर रहा है दोस्तों आपके पास में, कि गर्म पानी जो है वह उत्तर की तरफ जा रहा है और ध्रुवों का जो ठंडा पानी है, ब्लू के अंदर जो दे रखा है, वो नीचे की तरफ यानी महासागर में गहराई की तरफ बह रहा है दोस्तों। इसे महासागरीय कन्वेयर बेल्ट का भी नाम दिया जाता है कि गर्म पानी उत्तर की ओर बढ़ रहा है तो उत्तरी अटलांटिक तक यह गर्मी पहुंचा पाता है, ठंडा पानी लवणीय तक जो है आपके पास में वह आपके पास उसको भी प्रभावित कर सकता है। अब भैया इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, यह भी सोचने लायक चीज है आपके पास में। पूरा यूरोप तक जो है इक्वेटर से आने वाले गर्म पानी की जलधारा वहां पे गर्मी, हीट को पहुंचाती है, तो जलवायु गर्म बनी रहती है। यूरोप तो ठंडा एरिया है, टेम्परेट एरिया है, तो सोचो यूरोप पे एक गर्म प्रभाव लेके आना, वहां पे चीजों को ठंडा या हार्श नहीं होने देना, वैश्विक जलवायु को संतुलित रखना, यह याद रखना। अगर AMOC जो है आपके पास में यानी अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है, अगर ये धीमा हो जाए तो यूरोप में सर्दी बढ़ सकती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी बढ़ सकती है। ये काफी खतरनाक है कि यहाँ का गर्म पानी जो है वो यूरोप तक पहुंच रहा है, इस यूरोप के अंदर कहीं न कहीं एक हीट को मेंटेन रखता है। अगर यह आपके अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग
सर्कुलेशन अगर ये प्रॉपर नहीं चलेगा या ये धीमे हो जाएगा ना, तो यूरोप में सर्दी बढ़ जाएगी, गर्म पानी यहाँ का यहाँ पड़ा रहेगा। मतलब इस क्षेत्र में तो क्या हो गया, हीट बढ़ चुकी है, और इस क्षेत्र में क्या हो चुका है, कोल्डनेस बढ़ चुकी है, ठंडक बढ़ चुकी है। तो ये टेम्परेचर तो वैसे ही ठंडा है, वैसे ही लोग मर जाएंगे बेचारे। तो आज पूरा यूरोप जो है ना वो धन्यवाद देता है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन को। गर्म पानी जो है वो नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और ठंडा पानी जो है ध्रुवों से वो वापस इक्वेटर की तरफ ट्रेवल कर रहा है डेप्थ में, गहराई के अंतर्गत। पर अगर ये नॉर्थ अटलांटिक करंट या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है अगर ये धीमा हो गया तो यूरोप तक जो है तापमान, टेम्परेचर, गर्मी नहीं पहुंच पाएगी। फलस्वरूप वहां के बंदरगाह बर्फ जम जाएगी सारी की सारी। कोई नौवहन होगा, कोई शिपिंग इंडस्ट्री काम कर पाए, बोले सर नहीं कर पाएगी। यही तो समझा रहे हैं कि क्यों ओशन सर्कुलेशन जरूरी है। वो आसपास के एरिया की जलवायु को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। इसका प्रभाव आपने देखने की कोशिश की कि सर मौसम जलवायु परिवर्तन पे और परिसंचरण पे काफी प्रभाव पड़ता है। स्पेसिफिकली गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात की जा रही है, जो कि यूरोप के अंदर समकारी जीवनकारी परिस्थितियों को बनाए रखती है, पारिस्थितिकी तंत्र को भी यहाँ पे मेंटेन करके रखती है। ओवरऑल अगर मैं ओशनिक करंट्स की बात करूं तुमको, तो ओशनिक करंट्स क्या है, ओशन की सरफेस पे चलने वाली जलधारा है कि पवनों के कारण, शुरुआत में जो ओशन के अंदर पवनें जो होती हैं, महासागर के ऊपर जो पवनों का ड्रैग लगता है उसके कारण उत्पन्न होती हैं ये जलधारा। इन्हें सरफेस धाराएं कहा जाता है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो और कैनरी जलधारा, जो कि पवनों के ड्रैग के कारण पैदा हुई। एक है डीप ओशनिक करंट। हमने कहा कि ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन होता है। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का क्या मतलब हुआ, टेम्परेचर और, ठीक है, सो तापमान और लवणता कहीं के जो चेंज होता है, टेम्परेचर यानी थर्मोहेलाइन डिफरेंस के कारण ही महासागरों की गहराई में यह डीप ओशनिक जलधाराएं होती है। थर्मोहेलाइन परिसंचरण का हिस्सा होती है हमारी डीप ओशन करंट्स। इन धाराओं का महत्व क्या है, जलवायु के लिए, इकोसिस्टम के लिए, पोषण के लिए हैं, मौसम पैटर्न को ये प्रभावित कर सकती हैं। पूरे विश्व के अंदर ये चलती है। पूरे विश्व में क्या चलती है, इक्वेटर से गर्म जलधारा है ना, जैसे यहाँ गल्फ स्ट्रीम के रूप में, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में ध्रुवों की तरफ जाती है, इस एरिया को गर्म रखती है, हीट को, ऊष्मा को, तापमान को प्रभावित करती है, और यहाँ से वापस जो ग्रीनलैंड और लेब्राडोर ठंडी जलधाराओं के रूप में भी वापस यहाँ पे वापस आती है, और इक्वेटर ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जो है आपका पोषण है, तापमान है, इसको मेंटेन रखती है। ठीक है, अब यहाँ पे जलवायु को ये प्रभावित कर सकती हैं। हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है महासागरीय तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जब तापमान बढ़ रहा है तो इससे महासागरीय जीवन, कोरल रीफ, मत्स्य पालन, ये सब प्रभावित हो सकता है ना। धीरे धीरे सॉल्ट बदल रहा है, सॉल्ट की मात्रा बदल रही है तो ग्लेशियर पिघलेंगे। अच्छा, यहाँ पे महासागरों की उससे लवणता घट रही है आपके पास में, महासागरीय धाराएं, एएमओसी पर असर पड़ सकता है। लोग कहते हैं ना कि ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा, लोगों को सिर्फ एक ही उत्तर पता है कि ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। भैया आपको ये नहीं पता है कि अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे उसके कारण महासागर के अंदर सैलिनिटी, क्योंकि ग्लेशियर्स में क्या है, फ्रेश वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, H2O, शुद्ध पानी, मीठा पानी, वो अगर खारे पानी में मिलेगा ना तो वहां पे लवणता को, सैलिनिटी को घटा देगा, और इसके कारण जो है, जो थर्मोलाइन सर्कुलेशन, एएमओसी, अटलांटिक ओशन की जो जलधाराएं हैं वो धीमी मंद पड़ जाएगी। असर पड़ते ही सर वहां पे तो भयंकर पूरा यूरोप बर्बाद हो सकता है, पूरा आपका ये अमेरिका और उत्तरी जो आपके पास में अफ्रीका है, ब्राजील वाला क्षेत्र, ये सब बर्बाद हो सकते हैं सर। फिर ये महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र पे भी प्रभाव होगा कि सर समुद्र के अंदर तापमान वृद्धि से सीधा जैव विविधता प्रभावित हो जाएगी, वहां की जीव रह नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे इतनी ज्यादा ठंड या इतनी ज्यादा गर्मी को अगर बदल गई तो। मछलियां और समुद्री जीवों की प्रजातियों में बदलाव हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो ये महासागरीय जल परिसंचरण, थर्मोलाइन सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, हमने समझ में आया कि सर अगर इसमें थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हुआ तो जैसा आज हमको जलवायु देखने को मिल रही है, भविष्य में अगले आने वाले कई दशकों में यह बदलाव हो सकता है। इस वार्म सैलो करंट और कोल्ड डेप्थ करंट को जैसे यथावत चलने के कारण ही आज हमको मानसून देखने को मिलता है, चक्रवात देखने को मिलता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि पृथ्वी पे अधिकांश हिस्सा क्या है, जितना थल नहीं है उतना जल भाग है, उतना महासागर है, तो इसके अंदर तापमान और लवणता में अगर बदलाव होता है तो पूरे विश्व की जलवायु परिवर्तित कर सकता है। ये दोस्तों यहाँ पे अंतः क्रियाएं होती, महासागर और वायुमंडल की कपलिंग मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाई है कि महासागरीय जलधाराएं वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करती है। एनसो पढ़ा था, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इससे महासागर के आसपास के मौसम वाले चक्र में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हमने कहा था कि सर पेरू करंट जो है, ठंडी जलधारा जो है विस्थापित हो जाती है आपके पास में एल नीनो के कारण। तो इन जलधाराओं के परिवर्तन होने के कारण ही हमें यहाँ पे तापांतर, दाबांतर, प्रेशर डिफरेंस और वॉकर सेल में चेंजेस देखे थे। फलस्वरूप ने कहा था कि सर ट्रेड विंड्स जो प्रभावित होती है एल नीनो के टाइम, यहाँ पे मानसून बर्बाद हो जाता है। इसका ठीक विपरीत ला नीना,
वापस वो अपवेलिंग होता है कोल्ड करंट का, वापस जलधारा जो है वापस स्थापित होती है। तो सोचिए यहाँ पे पेरुवियन करंट का विस्थापित हो जाना या कोल्ड करंट का वापस स्टैब्लिश हो जाना, यानी जलधारा या थर्मोहलाइन सर्कुलेशन में बदलाव, जो एनसो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के रूप में हमें प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो देखने को मिल रहा है, यह एनसो आसपास के ही नहीं पूरे वैश्विक परिसंचरण को और पूरे वैश्विक जलवायु, मतलब मैं जलवायु तो सब बड़ा सब कह रहा हूं, वेदर फिनोमिना को, क्लाइमेट को प्रभावित कर देता है दोस्तों आपके पास में। फिर महासागर में कई बार हम तापमान से रिलेटेड जैसे चक्रवात की प्रक्रियाएं देखते हैं, साइक्लोन बनते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि सर समुद्र का पहला कंडीशन क्या है कि तापमान 26 डिग्री से ज्यादा हो, दूसरा क्या है यहाँ पे कि सर प्रेशर डिफरेंस हो, वहां पे लो प्रेशर हो, यहाँ पे आसपास में समुद्र में पानी है तो मॉइस्चर है तो आर्द्रता ज्यादा होती है, और धरातलीय परिस्थितियां चक्रवात के निर्माण के अनुकूल होती हैं तो यहाँ पे साइक्लोन्स बन जाएंगे आसपास में, और साइक्लोन जैसे ही तट पे पहुंचता है तो विनाश करता है, बारिश के रूप में, पवनों के रूप में यहाँ पे आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है, समुद्र की सतह की गर्मी बढ़ाकर अधिक चक्रवात उत्पन्न यहाँ पे वह कर सकता है दोस्तों आपके पास में। तो साइक्लोन्स तो हम देखते हैं अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में हम हमेशा देखते हैं, है ना, पोस्ट मानसून देखने को मिलती है। तो आज क्या सीखा मेरे साथ तुमने, यहाँ थर्मोहलाइन सर्कुलेशन क्या हो सकता है कि महासागरों में तापमान और लवणता से प्रभावित जल प्रवाह क्या है, परिसंचरण क्या है, एएमओसी अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। आई नो तुम्हारे लिए ये जुबान को घुमा देने वाली बात, एएमओसी बोलना आसान है पर फुल फॉर्म याद रखोगे, अटलांटिक महासागर मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे महासागर में, अटलांटिक महासागर में गहरे जल का ऊर्ध्वाधर जो संचलन है उसे एएमओसी कहा गया, उसमें बदलाव हुआ तो पूरा यूरोप और उत्तरी अमेरिका की जलवायु परिवर्तित हो जाएगी, क्लाइमेट परिवर्तित होगा। पाइक्नोक्लाइन क्या है, पानी की वह परत जहां घनत्व तेजी से बदलता है यानी तेजी से बढ़ रहा है। एनसो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन पढ़ा कि महासागरीय तापमान और वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन हुआ, पेरुवियन जलधारा में विस्थापन हुआ, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, एल नीनो, उसका ठीक विपरीत ला नीना। ये दोनों चीजें क्लियर हुई। सुबह 9 बजे मेरे साथ में मिलो, कहाँ मिलोगे, इसी यूट्यूब चैनल पे डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, माइंड मैप्स के साथ, नोट्स के साथ, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।